दादा घासीराम जैसा न्यायप्रिय योद्धा और समाज सुधारक आज तक कोई नहीं हुआ। उनकी 157वीं जयंती पर उनके बारे में कैप्टन जगजीत मलिक और धर्मपाल मलिक ने बताया कि फांसी के फंदे से उतारकर जीवन देने वाली कर्मयोगी न्यायप्रिय दादा घासीराम 1.5 सदी पहले मृत्युभोज के खिलाफ थे। कितने लोग उनके बारे में जानते हैं? अगर कुछ 2 किस्से भी नहीं सुने तो आज सुनो। ये स्टैचू देख रहे हैं आप, दादा घासीराम का स्टैचू है, जो ना केवल न्यायप्रिय थे, समाजवादी, सुधारवादी। उनका मतलब इतने बड़े उनके किस्से हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। और परसों यानी 19 फरवरी को उनकी 157वीं जयंती है और गठवाला खाप हर साल इस जयंती को बहुत धूमधाम से मनाता है। लेकिन उनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं और फिर 2 बड़े इतिहासकार लोग कहूं, मैं इस गठवाला खाप के बारे में या दादा घासीराम के बारे में जो जानते हैं उनसे भी मैं बात करवाऊंगी। उनकी जो परसों जयंती है तो उसकी पूर्व संध्या पर मैंने सोचा उनके बारे में हम लोगों को जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो आजकल के युवा गैंगस्टर बने घूम रहे हैं और पता नहीं कितने बड़े बड़े सम्मेलन करने जा रहे हैं, लेकिन हमारे बड़े हमें क्या देकर गए थे ये चीज समझने की जरूरत है। मैं थोड़ा सा उनके बारे में जानकारी जितनी मुझे मिली है, 19 फरवरी 1869 में उनका आहुलाना गांव में जन्म हुआ और 16 अक्टूबर 1951 को वो हमें छोड़कर चले गए। गठवाला खाप की एक और खासियत मैं बताऊं कि पीढ़ी दर पीढ़ी सर पर पगड़ी बनती आ रही है। आजकल दादा घासीराम की पगड़ी को बलजीत मलिक संभाल रहे हैं। उनके बारे में पता नहीं मुझे कितने किस्से हैं, वो सारा तो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं एक बात पे बात खत्म करके फिर मैं किसी से आपकी बात करवाऊंगी। ये था उनका, भाती बनकर रायपुर गए थे, ए मूले जाट की बात बताऊं, हिंदू बनना चाहे था, गठवाला बोलिया भात भरूंगा, दैया बेटी ब्याह था, हुड्डा बोलिया बारात चढ़ाव था, ना मरण तक घबराइए, मस्जिद के दौरे से निकला था, घासीराम प्लान बनावा था, उसकी बेटी ब्याह बारात चढ़ाई, कतीरा घबरा था। यानी अलग अलग समाज के लोगों को जोड़ने का जो उन्होंने काम किया वो शायद इतिहास में कभी ना हुआ होगा और ना मुझे लगता है कि आज की पीढ़ी इतनी बड़ी बात सोच सकती है। तो उनके थोड़े से 2-3 किस्से मैं बात करवाती हूँ आपको। धर्मपाल मलिक है, दूर से आकाशवाणी रोहतक से डायरेक्टर रिटायर्ड है। कैप्टन मलिक हैं, मुझे पूरा नाम नहीं, मैं अभी आपको मिलवाती हूँ उनसे और थोड़े से उनसे किस्से सुनाती हूँ आपको। भी बोल रही थी, कैप्टन जगबीर मलिक हैं, रिटायर्ड। ये इतिहासकार तो हैं एक तरह से, आर्मी में लंबे टाइम सेवा की है। और दादा घासीराम के बारे में जो एक किस्सा मशहूर हुआ उनके बारे में उनसे पूछ लेते हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके पास बैठकर इस इतनी बड़ी खाप के मुखिया के बारे में 2 शब्द आज की पीढ़ी को पता होना चाहिए। नमस्कार जी, मैं कैप्टन जगबीर मलिक जी। देखिए, दादा घासीराम के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है, क्योंकि एक महान व्यक्तित्व थे और महान न्यायप्रिय थे और निष्पक्ष रह करके उन्होंने खापों को वो उदाहरण दिया कि जब भी कोई पंचायत होती है तो हमेशा दादा घासीराम का उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि तू के दादा घासीराम लग रहा है भाई, फांसी तो उतार के ले आएगा। तो ऐसे थे दादा घासीराम। एक बार एक अपने यहाँ के मलिक गोत्र का एक परिवार पटियाला रियासत में रहता था, तो वो वहाँ पर उस मलिक परिवार में एक ही लड़का था, उसे एक मर्डर हो गया पानी के ऊपर। तो जिसका बेटा मरा था वो फरियाद लगा दी पटियाला के महाराजा के यहाँ, और उस समय आपको पता है खून के बदले खून होता था, तो उसको फांसी की निश्चित थी। तो उनकी माँ को किसी ने बताया कि आप जो है दादा घासीराम के पास जाइए, वो पक्का तेरे बेटे की जान बचाएंगे। तो यहाँ पर वो आई तो दादा घासीराम को सारी बातें बताई। तो उसने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, मैं खुद आऊँगा। तो वहाँ के जो पटियाला के राजा के गुरुद्वारे के जो महान ग्रंथी थे, बड़े ग्रंथी थे, वो दादाजी से उनकी मुलाकात थी, यहाँ को आना आते रहते थे। तो दादाजी उनके पास पहुँचे एक दिन पहले और जा करके उन्होंने सारी बातें बताई कि भाई इस लड़के को फांसी से बचाना है। तो वो बोले कि दादाजी मैं राजा से फरियाद करूंगा
और उस दिन के न्यायाधीश आपको बनवा देते हैं, क्योंकि दादाजी के पास में ऑनररी न्यायाधीश का पद था अंग्रेजी सरकार की तरफ से। अच्छा। हाँ जी, ओके। वो 3 महीने की सजा भी कर सकते थे, दंड भी कर सकते थे और माफी भी दे सकते। हाँ, तो उन्होंने महाराजा को सारी बातें बता दी कि ऐसे ऐसे हरियाणा से बहुत विद्वान जो है पंचायती आए हैं और वो इसका न्याय कर सकते हैं। तो राजा ने, पटियाला के महाराजा ने अनुमति दे दी। तो दादाजी ने उनकी माँ को, जो वहां पर आई हुई थी फरियाद लेके, उसको कहा था, देखो जी आपका बेटा तो शहीद हो गया, मर गया, लेकिन वो वापस तो आ नहीं सकता, वो परमात्मा की इच्छा है, लेकिन आपकी जो पूरी आगे की देख रेख है वो ये जो लड़का जिसके हाथ से ये हुआ है, गलती हुआ है, कोई जान पूछ के तो मारा नहीं, झगड़ा हो गया, तो ये बेटा आपकी देख रेख करेगा और मैं राजा की तरफ से आपकी पेंशन लगवा देता हूँ और ये बेटा आपको अपनी माँ की तरह देखभाल करेगा आपकी। और उसने वैसा ही, राजा को भी पसंद आई उनकी बात, और उस जिसका बेटा गुजरा था उस औरत को भी पसंद आई, और उन्होंने कहा कि हाँ, हमें महाराजा को बताया उन्होंने कि हमें ये फैसला मंजूर है और ये बेटा हमारी देखभाल करेगा और मेरी पेंशन आपकी तरफ से लग जाएगी। राजा ने भी उसको स्वीकृति दी और उसकी जिसकी मृत्यु हुई थी उसकी माँ ने भी उनको मान लिया। इस प्रकार से दादाजी अपने न्याय के अच्छे उससे तरीके से उसको उतार के ले आए फांसी से। मतलब ये थे दादा घासीराम। ऐसे ही अवलाना नहीं है, ऐसे ही मलिकों का गढ़ नहीं है। जो चीजें हमारे इतिहास में दर्ज नहीं है वो बातें सब आज की पीढ़ी को याद तो नहीं, लेकिन जैसे बैठे हमारे साथ धर्मपाल भाई साहब, इन लोगों को इनको पता है, तो आने वाली पीढ़ी को इन चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ना केवल वो न्यायप्रिय थे जो उन्होंने सुधार किए, छोटू राम के साथ, सेठ छाजू राम के साथ उनके सुधारों की एक लंबी फेहरिस्त है। आज तो मैं सारी बात नहीं कर पाऊंगी, पर मैं एक किस्सा उनके बारे में और मशहूर हुआ था कि शायद काज का था कि भाई काज नहीं होना चाहिए, जो मृत्यु भोज बोलते हैं। आज बड़े कहेंगे कि भाई जीते जी कर दो, मरने के बाद इतने लोगों के खाना खिला दो। भाई वो घासीराम इस बारे में क्या कह के गए थे, मैं धर्मपाल भाई से जानने की कोशिश करूंगी। भाई साहब आप जरा हम बताएं हमको ये सब चीजें। सभी बहन भाइयों को नमस्कार। और दादा घासीराम जी की 157वीं जयंती पर सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आजकल हम देखने को मिलता है कि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी बुराइयां आ गई हैं जो केवल समय ही नहीं बल्कि धन का भी अपव्यय करती हैं। तो दादा घासीराम के संबंध में जीवन से एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे आजकल बहुत सारे प्रदेश में ये जो दशहरी काज है या किसी पगड़ी के नाम पे जो वो व्यर्थ रस्म क्रिया करते हैं, उनके बारे में दादा घासीराम जी के क्या विचार थे। तो जब दादा घासीराम जी का निधन हुआ 1951 में, तो उस समय ये बात आई कि मलिक खाप के लोगों ने इकट्ठा होकर सोचा कि दादा घासीराम के संबंध में हम एक दशहरी काज करें और उनको श्रद्धांजलि दें। तो उसके लिए ये राय बनी गांव आउलाना के लोगों के साथ मिलकर कि भाई इसके बारे में जब फैसला लिया जाएगा, चौधरी माड़ू सिंह या चौधरी लहरी सिंह उस समय के ये हमारे समाज सुधारक आर्य समाज के बड़े ही गणमान्य व्यक्ति रहे हैं, तो लोगों ने उनको कहा कि क्या किया जाए इसके बारे में। वो हाँ या ना जो कहेंगे उसके अनुसार काम करेंगे। तो वो चौधरी लहरी सिंह जी के पास गए। जैसा कि उन्होंने बताया कि देखो भाई, गांव गांधरा की पंचायत में एक फैसला दिया गया था, या दादा घासीराम जी ने एक अपने विचार प्रकट किए थे कि भाई मेरे मरने के बाद कोई इस तरह का दशहरी के नाम पे कोई आयोजन ना किया जाए। तो फिर उन्होंने चौधरी माड़ू सिंह जी से भी ये चर्चा की और लोग उनके पास गए, बोला भाई देखो हम इसको मिलके सब दशहरी काज ना कह करके इसको एक श्रद्धांजलि सभा का रूप दे देते हैं, ताकि उनके जो योगदान है हमारे समाज सुधार में, उनके जीवन से जो प्रेरणादायक
विचार, हमें जो संदेश मिले हैं उनके बारे में हम चर्चा करें और उनको श्रद्धांजलि दें। और अंत में सब ने यही फैसला लेकर के दादा घासीराम जी के मृत्यु के पश्चात एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया और उस श्रद्धांजलि सभा से ये निष्कर्ष निकला कि दादा घासीराम जो है, जो कि एक न्यायमूर्ति के रूप में, एक समाज सुधार के रूप में, एक शिक्षाविद के रूप में, और क्या क्या उन्होंने हमारे गठवाड़ा खाप के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज को एक संदेश दिया कि हम व्यर्थ की सामाजिक जो बुराइयां हैं उनमें अपनी ऊर्जा या पैसे का व्यय ना करें, बल्कि उसको एक सकारात्मक दिशा में उसको पूरी ऊर्जा को लगा करके हम सुधार के कार्य करें। यही उनका अंतिम संदेश था। उस वक्त ना संसाधन थे, ना मीडिया का प्रचार प्रसार था, और उस समय उनकी इतनी बड़ी सोच और आने वाली 1-2 सदी नहीं, कई सदियों तक जो अपने विचारों की खुशबू फैला के गए ना, वो विचार आज भी हमारे महक रहे हैं। लेकिन उन महक से दूर भाग रहे हैं हम, आज की पीढ़ी। मैं सुबह अखबार देख रही थी, गैंगस्टरों ने गोली चला दी, आज वहाँ 50,000 आदमियों का खाना बनवा रखा। भाई खाना बनाओ, खिलाओ, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो दादाजी कह के गए, दादा बलजीत, घासीराम, वो क्या करके गए थे कि जो ये व्यर्थ कर रहे हो ना समय और ये धन, ये अच्छे कामों के कर लियो। वो खुद पता नहीं मुझे कितने पढ़े लिखे थे भाई साहब, कितने पढ़े लिखे थे वो उस टाइम के। वो देखो, जीवन में केवल पढ़ा लिखा ही होना जरूरी नहीं है, कढ़े हुए थे वो, अनुभवी थे। उन्होंने हर एक जगह, हर एक वर्ग के साथ जो विचारों का आदान प्रदान करके उनके दुख पीड़ा को समझते हुए उन्होंने जो अनुभव अपने जीवन से हमारे सामने रखे ना, वो बहुत महत्वपूर्ण थे। बिल्कुल, दादाजी कभी झूठ भी नहीं बोलते थे जी। हाँ, ये उनकी सच्चाई के लिए सब कायल थे। कायल थे। एक बार किसी ने, जैसे अभी गैंगस्टरों का जिक्र आया, हर फूल को बोल दिया कि दादाजी तो आपको न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, वो आपको दादाजी पकड़वा देंगे, कभी मरवा देंगे आपको। तो एक दिन हरफूल ने दादाजी को रास्ते में जो है ना घोड़ी पर जा रहे थे तो रोक लिया। दादाजी नहीं पहचानते थे कि हरफूल है, तो उन्होंने नमस्ते किया, दंडवत किया और बातचीत लगे करने। तो उनको कहने लगे, दादा हरफूल कैसा है? बोला हरफूल बहुत बढ़िया लड़का है। उसी के मुंह पे तारीफ कर। हाँ, बोला ये कहते हैं कि आप हरफूल को पकड़वाओगे, मरवाओगे? अरे बोला एक तो हमारा बालक है। अच्छा। जो भाई टक्कर ले रहे लो उसकी सरकारों की और अन्यायकारियों की, तो ऐसे लड़के के लिए ऐसा नहीं कर सकते हम। तो इस प्रकार से उन्होंने एक गैंगस्टर के ये उस समय के जाने माने योद्धा के ये हरफूल को भी अपनी विचार बदल दिए, उसके विचार से उसके विचार प्रकट कर दिए कि अच्छों की समाज को जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसी बोलते हैं वो रंगत वैसी संगत वैसी रंगत। तो उनकी रंगत भी ऐसी थी और उनकी संगत भी ऐसी थी। तो उनकी जयंती पर हम सब नमन करते हैं। ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी, फिर किसी दिन भाई साहब से हम उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगी 19 फरवरी को यहाँ आए, उनको नमन करें और उनके विचारों को सुने और जीवन में उनको अपनाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।